नमस्कार सभी प्यारे स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। चलिए आज हम लोग हैलो एल्केन के अंतर्गत नाभिकीय अपक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि नाभिकीय अपक्रिया में जो पोलर इफेक्ट होता है, यानी पोलर इफेक्ट प्लस आई और माइनस आई ग्रुप की उपस्थिति के कारण इसकी जो पोलरिटी है वो प्रभावित होती है। प्रभावित क्यों होती है? क्योंकि ज्यों-ज्यों प्लस आई या माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा त्यों-त्यों इसकी ध्रुवता बढ़ती जाती है। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर CH3 मेथिल ग्रुप, यहाँ पर देखिए एथिल ग्रुप, ठीक है, ये प्रोपिल ग्रुप और ये ब्यूटिल ग्रुप। इस तरह से ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं। तो ये देखिए, जो मैंने पहले में सिंगल एरो, फिर सिंगल एरो, फिर डबल एरो, फिर ट्रिपल एरो, यानी हैलोजन जो आपका लगा हुआ है यहाँ पे, ज्यों-ज्यों उस पर प्लस आई इफेक्ट या मेथिल ग्रुप की संख्या बढ़ती जाती है त्यों-त्यों वो क्या होता जाता, अधिक ध्रुवता प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे हम लोग अब देखते हैं। इसका कारण ये है कि कार्बन और हैलोजन वाले जो कार्बन हैं उस पर जो मेथिल की संख्या हम बढ़ाते जाते हैं तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। इस कारण ये पोलरिटी को यानी इसकी ध्रुवता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं SN1 प्रोसेस में कार्बोकैटायन बनने में विलायक में पोलरिटी बढ़ती है, जबकि SN2 में घटती है। SN1 में क्यों बढ़ती है? आप जानते हो कि इसमें क्या है, अग्रभाग से अटैक होता है, SN2 में पश्च भाग से अटैक होता है। तो इस कारण ये जो विलायक में पोलरिटी वो घटती जाती है। दूसरी बात ये इसमें बताया गया आपको, ये किस में सॉल्वेंट है। ठीक है, त्रिविम प्रभाव, स्टेरिक इफेक्ट। देखिए स्टेरिक इफेक्ट क्या है? SN2 प्रोसेस की संक्रमण अवस्था में कार्बन एटम पर 5 ग्रुप लगे होते हैं। हमने पीछे आपको बताया कि जब SN2 प्रोसेस चलता है तो अपक्रिया एक पद में ही पूरी होती है, लेकिन बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसे हम लोग संक्रमण अवस्था बोलते हैं। तो उस संक्रमण अवस्था के दौरान कार्बन पर 5 ग्रुप्स लग जाते हैं। ठीक है, तो SN2 प्रोसेस में जब संक्रमण अवस्था होती है तो कार्बन पर क्या हो जाता है, 5 ग्रुप लग जाते हैं, जिससे इसका आकार बढ़ जाता है और तो स्टेरिक इफेक्ट बढ़ता जाता है और यह अपक्रिया की दर को घटा देती है। देखिए, जब उस पर ग्रुप की संख्या बढ़ जाती है तो स्टीरियो इफेक्ट तो बढ़ जाता है, लेकिन अपक्रिया की दर क्या होती है, घटती जाती है, जिससे जो अपक्रिया होती है वो SN2 ना होकर SN1 में होने लगती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो स्टेरिक इफेक्ट है, स्टेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि एक बाधा उत्पन्न करता है ये, यानी जो अभिकर्मक पीछे से अटैक करना चाहता है तो स्टेरिक इफेक्ट के कारण वो पीछे से अटैक नहीं कर पाता और इस कारण त्रिविम प्रभाव में जो SN2 रिएक्शन होते हैं वो SN2 ना होकर SN1 में होने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि त्रिविम प्रभाव क्या है या त्रिविम प्रभाव में SN2 रिएक्शन किस तरह से प्रभावित होता है, तो SN2 प्रभावित इसलिए हो जाता है कि जब संक्रमण अवस्था होती है तो उस अवस्था पर कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा होने लगती है, यानी 4 की बजाय उसमें 5 एटम या 5 वैलेंसी होती है, जिससे उसका आकार बढ़ जाता है। आकार बढ़ने के कारण स्टेरिक इफेक्ट बढ़ता है और स्टेरिक इफेक्ट के कारण जिस रिएक्टेंट को SN2 में पिछले भाग से अटैक करना चाहिए वो पीछे से न करके फिर अटैक नहीं कर पाता। इस कारण अपक्रिया SN2 की बजाय SN1 में होना शुरू हो जाती है। हैलोजन एटम का आकार बढ़ने में त्रिविम तनाव। देखिए, जो स्टेरिक टेंशन है वो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। देखिए इधर ऐसे अगर हम चलेंगे तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसमें सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। तो इस तरह से तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ध्रुवणता की, प्रकाशिक सक्रियता या ध्रुवणता। अब देखिए होगा क्या कि छोटी छोटी टिप्पणियाँ होंगी
2 नंबर की। तो अब इसमें बचे हुए शेष भाग में यही बता रहे हैं हम लोग। ध्रुवणता या ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या है? आप जानते हो कि देखिए वे यौगिक जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं किंतु उनका पेन पोलराइज लाइट के प्रति व्यवहार भिन्न होता है, यह घटना ध्रुवणता कहलाती है। देखिए है क्या कि प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब ये होता है कि कोई कंपाउंड जब होता है तो अगर उसको हम एज इट इज उठा के रख दें तो अगर उसमें प्लेन पोलराइज लाइट डालें और उसके सेम ग्रुप सेम साइड पड़े हों तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इस पर देखिए यहाँ पे C2H5CH3, अब ये देखिए इसमें जो हाइड्रोजन है वो क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसको क्लोरीन को हटा देगा। इस तरह से इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये 2 रोटेशन इसमें काम कर रहे हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी, यानी एक डिस्टो रोटेटरी और एक लियो रोटेटरी। तो जब प्लेन पोलराइज लाइट पदार्थ को किधर राइट साइड में घुमा देगी तो उसे हम लोग बोलते हैं डेक्सो रोटेटरी, और जब लेफ्ट साइड में घुमा देगी तो उसे हम बोलते हैं लियो रोटेटरी। तो इस तरह से ये आपका इसमें ध्रुवणता है, यानी किसी यौगिक को अगर उसमें पेन पोलराइज लाइट डाला जाए तो उसका जो पदार्थ है वो क्या हो, अगर दाईं तरफ घूमेगा तो डी और बाईं तरफ घूमेगा तो एफ। तो डी फॉर्म यानी राइट साइड में और एल फॉर्म लेफ्ट साइड में होता है। ठीक, तो आगे हम लोग अब बात करते हैं कायरलिटी की। देखिए कायरलिटी के बारे में सबसे पहले केल्विन ने 1884, ये 884 है, 1884 में बताया था। अब उन्होंने क्या बताया कि ऐसे कंपाउंड जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपरिम्पोज नहीं होती उन्हें हम लोग कायरल मॉलिक्यूल, और इस गुण को हम लोग कायरलिटी बोलते हैं। क्या बताया कि ऐसे कंपाउंड, ठीक है, जिनकी मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर सुपरिम्पोज नहीं होते, ठीक है, उन्हें हम लोग कायरल अणु और उनके इस गुण को कायरलिटी बोलते हैं। देखिए हम लोग अब देखिए सुपरिम्पोज का मतलब क्या होता है। जैसे मेरी ये हथेली है, ठीक है, अब मैं इसको ज़रा सा आपको बड़ा करके इसको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये मेरी हथेली है, अगर मैं इस हाथ की उंगली को देखे यहाँ पे ऐसे, एक मिनट आपको मैं अच्छे से ये ज़रा सा सुपरिम्पोज का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए ये जो मेरा हाथ है, इस हाथ पे उंगली इस तरह से ये और इस तरह से जुड़ गया। ऐसा कोई कंपाउंड जिसको 2 सेंट्रल पार्ट से उठा के अगर हम एक दूसरे पर रखें, या ऐसा समझ लीजिए कि शीशा रख दें, अगर उसके पास शीशा रख दें तो सेम संरचना होनी चाहिए। तो देखिए एक ऐसे, तो ऐसे अगर कंपाउंड एक दूसरे पर पूरी तरह से बैठ जाता है तो उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं सुपरिम्पोज। अगर अब यही काम मैं उल्टा कर दूं तो देखिए यहाँ पे मेरा हाथ अंगूठा चिंगुनिया के पास, मतलब ये आता है सबसे किनारे वाली उंगली पर, ठीक है, अब अलग अलग हो रहे हैं, यानी एक दूसरे पर कंपाउंड क्या है, बैठ नहीं रहे हैं। ठीक, तो जब एक दूसरे पर बैठ नहीं रहे तो ये नॉन सुप्रीम है। सुप्रीमपोज एक दूसरे पर बैठ जाएंगे और नॉन सुप्रीमपोज एक दूसरे पर नहीं बैठेंगे। तो इस तरह से हम इन लोग को बोलते हैं सुप्रीमपोज और नॉन सुप्रीमपोज स्टेज। तो कंपाउंड कैसा होगा, कायरल कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होगा जो जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे पर सुप्रीमपोज ना हो, अर्थात इस तरह से बने अपोजिट। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये मैंने लैक्टिक एसिड का चित्र बना रखा है, ये देखिए आप। अब अगर मैं लैक्टिक एसिड को उठा के सेम यहाँ पे रख दूँ तो देखिए यहाँ COOH हो जाएगा, यहाँ पर OH की जगह क्या बैठेगा, H आ जाएगा, और यहाँ OH की जगह, यहाँ H की जगह OH आ जाएगा। ठीक, इस तरह से एक दूसरे पर ये पूरी तरह से फिट नहीं बैठेंगे ग्रुप, तो अर्थात ये नॉन सुपरिम्पोज है और इसकी मिरर इमेज इस तरह से प्राप्त होगी। तो देखिएगा अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ COOH, तो COOH यहाँ अगर उठा के रखूँगा तो देखिए सेम आ रहा है। इस कार्बन को भी उठा के रख दिया तो कार्बन पर तब भी सेम आ रहा है। इस OH को अगर मैं उठा के रख रहा हूँ तो ये कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पर पहुँच रहा है, और H की जगह OH आ रहा है। इसका मतलब ये एक दूसरे पर सुप्रीमपोज नहीं हो रहे हैं, नॉन सुप्रीमपोज हैं।
तो ऐसे ही कंपाउंड जो एक दूसरे पर क्या, जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे पर क्या करती है, सुप्रीम पोज नहीं बनाती है, यानी नॉन सुप्रीम पोज होती है, उन्हें हम लोग कायरल मॉलिक्यूल और उनके इस गुण को कायरलिटी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट में तो नहीं है पर थोड़ा सा जानकारी के लिए है कि कायरल कार्बन होता क्या है। देखिए, ऐसे कार्बन एटम जिनकी चारों संयोजकताएं अलग अलग ग्रुप से संतुष्ट होती हैं, उन्हें हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझे तो सिंपल सी बात है कि ऐसा कार्बन जिससे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। तो ऐसे कार्बन एटम जिनकी चारों संयोजकताएं यानी उसके सभी ग्रुप अलग अलग हों, ठीक है, और अलग अलग ग्रुप द्वारा उनकी बैलेंस से संतुष्ट होती है, तो उसे हम बोलेंगे कायरल कार्बन। ठीक, तो ये देखिए कायरल कार्बन का नीचे मैंने चित्र बना दिया आपको। अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, इस इधर मेथिल लगा है, इधर OH लगा है, इधर COOH लगा है, इधर हाइड्रोजन लगा है। तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, लेकिन एक हाइड्रोक्सिल आयन से संतुष्ट हो रही है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से संतुष्ट हो रही है, एक एल्किल ग्रुप से या इसी को हम लोग मेथिल ग्रुप से कहेंगे, और एक हाइड्रोजन एटम से। तो ये कहा गया कि ऐसा कार्बन जिसमें 4 विभिन्न प्रकार के अलग अलग ग्रुप लगे हों या एटम लगे हों और कार्बन अलग अलग की बैलेंसी से संतुष्ट होता हो, तो हम लोग उसे बोलेंगे कायरल कार्बन। ठीक है, तो ये होता है कायरल। आते हैं RS सिस्टम पर। क्या है RS सिस्टम? देखिए, इस सिस्टम को सबसे पहले कॉन इंगोल्ड एंड प्रीलॉग ने दिया था, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं चेन इनगोल्ड लॉग सिस्टम या कॉन इनगोल्ड लॉग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि साइंटिस्ट थे, 3 लोग थे, कॉन्सॉफ, इनगोल्ड और प्रीलॉग। तो इन्होंने RS सिस्टम के बारे में सबसे पहले जानकारी दी, और RS सिस्टम है क्या ये बताए। तो देखिए RS सिस्टम पर देखते हैं। यह सिस्टम ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जो 3 डायमेंशनल या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें R और S लैटिन वर्ड से हैं, जहाँ पर R का मतलब होता है रेक्टस और रेक्टस का मतलब होता है राइट, और लैटिन भाषा में राइट यानी दाएं को हम लोग रेक्टस बोलते हैं, और S यानी लेफ्ट को वहाँ वर्ड होता है सिनिस्टर, तो सिनिस्टर मतलब लेफ्ट होता है। अर्थात इन्हीं के इस कारण ही हम लोग इसे R और S सिस्टम बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या देखा गया कि ऐसे कंपाउंड जिनमें 3 डायमेंशनल यानी 3D में जो दिखाई देंगे या टेट्राहेड्रल। तो देखिए, जैसे टेट्राहेड्रल आप सिंपल से आप देखिए, टेट्राहेड्रल हम लोग किसको बना लेते हैं, मेथेन को ना। इस तरह से टेट्राहेड्रल संरचना बनती है, ये H, ये H, ये H, ये H, यहाँ आप ऐसे ये मिला दिए और ये इस तरह से। तो जब टेट्राहेड्रल संरचना ऐसी, ठीक, तो उस टेट्राहेड्रल संरचना में ये जो टेट्राहेड्रल संरचना बनाते हैं उसमें R फॉर हम लोग रेक्टस मीन्स राइट और S सिनिस्टर फ्रॉम लेफ्ट यानी लेफ्ट और राइट को देखते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं RS सिस्टम। ठीक, यानी कंपाउंड को हम लोग देखेंगे कि ये लेफ्ट साइड है कि या राइट साइड है। तो इसके अंतर्गत एक आता है सीक्वेंस रूल। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं सीक्वेंस रूल। आपका इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है सीक्वेंस रूल पूछा जा सकता है। अनुक्रम नियम क्या है? देखिए, किसी एटम या ग्रुप को वरीयता देने के लिए ये नियम प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यानी किसी एटम्स या ग्रुप को हम जो वरीयता देंगे, उसको प्राथमिकता देंगे, तो उस प्राथमिकता देने के लिए हम किस रूल का पालन करेंगे? जो रूल का पालन करेंगे वही रूल क्या कहलाता है? सीक्वेंस। चलिए देखते हैं सीक्वेंस रूल को। यहाँ पर देखिए कहा गया कि कायरल कार्बन, कायरल के बारे में आपको मैं अभी बता चुका हूँ कि कायरल कार्बन से जुड़े उस एटम या ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे अधिक है। सीक्वेंस रूल का पहला पॉइंट है कि ऐसे जब कायरल कार्बन, पहली बात तो प्राथमिकता क्या होगी कि कायरल कार्बन होना चाहिए। तो कायरल कार्बन की कंडीशन क्या है कि उस कार्बन से अलग अलग एटम्स या ग्रुप लगे हों। तो ऐसे कायरल कार्बन से जुड़े उस एटम या ग्रुप की प्राथमिकता को देखेंगे या जिसमें एटॉमिक नंबर सबसे अधिक है। कहने का मतलब हम लोग एटॉमिक नंबर के आधार पर उसका सीक्वेंस सेट करेंगे, उसका क्रम निर्धारित करेंगे। तो ठीक है, तो इसीलिए इसे सीक्वेंस रूल कहते हैं। तो कायरल कार्बन में हम लोग क्या करेंगे? उसकी प्राथमिकता देंगे जिसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, यहाँ पर से हमें पता चलेगा कि R होगा कि S होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कार्बन ये है, इस कार्बन में नंबर 1 मैंने ब्रोमीन दे रखा क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35। फिर दूसरे नंबर पर मैं यहाँ से ऐसे ले गया, देखिए ये आपका क्लोरीन, इसका क्या है
इसका एटॉमिक नंबर 17, यहाँ पर फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 9 और यहाँ पर इसका 1। तो अब आप देखो कि पहले हमें क्या मिला 35, फिर 17, फिर 9 और फिर 1। अब इसको यहाँ से देखते हैं कि ब्रोमीन जो हमें मिली थी वो पहले ब्रोमीन तो यहाँ मिल गई। अब इसी से निर्धारित करेंगे कि सिस्टम जो हमारा है आरएस सिस्टम में ये कंपाउंड एस की तरफ होगा, रोटेट करेगा या आर की तरफ। तो देखिए ब्रोमीन से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ब्रोमीन के जस्ट बाद हमें एटॉमिक नंबर ज़्यादा किसका मिल रहा है, क्लोरीन का। पहला ब्रोमीन का फिर दूसरा क्लोरीन का। तो अगर इस तरह से चलेंगे तो इस तरह का मतलब क्या है, ये घड़ी की विपरीत दिशा हुई, इसलिए इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज या सिनिस्टर। और सिनिस्टर का मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, लेफ्ट। यानी ये कंपाउंड कैसा है, एस टाइप का, एस सिस्टम का है। ठीक है, अब देखेंगे आगे। जब एक कंडीशन ये है कि उसको जब किसी कायरल कार्बन से अलग अलग ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, तो उस जिसका एटॉमिक नंबर सबसे अधिक है वहीं से नंबरिंग करना शुरू करेंगे। अब दूसरा देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमीन, ठीक है, आपका 35 हो गया। यहाँ पर देखिए एथिल ग्रुप लगा है तो देखिए कार्बन कार्बन 2 कार्बन है तो 12 एक कार्बन का होता है, 2 कार्बन 12 दूनी 24 और ये देखिए 3 2 5 यानी 29 29 तो ये हो गया, 35 ये है ही। इधर फिर देखिए क्या बचा, 12 3 15। ठीक है, कार्बन 12 हाइड्रोजन 3 यहाँ पर 15 और ये 1। तो अब हम लोग क्या सीक्वेंस लेके चलेंगे, पहले 35 वाला, इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, इसके बाद देखेंगे कि किधर का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो ऐसे मिल रहा है। ठीक है, हमें एथिल ग्रुप मिल रहा है, फिर एथिल के बाद मेथिल मिल रहा है, फिर हाइड्रोजन मिल रहा है। कहने का मतलब ये हमारा जो चक्र है वो कैसे घूम रहा है, घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे आर सिस्टम। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा आर सिस्टम। ये देखिए मैंने बना दिया आपको, और ये आर सिस्टम कहलाएगा। तो दोस्त हमने पढ़े हैं सीक्वेंस रूल में कि अगर उसमें किसी कायरल कार्बन से अलग अलग ग्रुप लगे हैं तो उस नंबर को, उस ग्रुप को हम लोग प्राथमिकता देंगे जिसकी एटॉमिक नंबर सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो उसी से डिसाइड करेंगे कि आर से घूमेगा, रेक्टस होगा या सिनिस्टर होगा। अब देखिए इसमें फिर कहा गया है नेक्स्ट में कि यदि एसिमेट्रिक कार्बन एटम से जुड़े 2 या 2 से अधिक ग्रुप समान हो तो दूसरे तीसरे का परमाणु क्रमांक देखेंगे या क्रम लगातार चलता रहता है जब तक अवरिता खत्म नहीं हो जाती। इसमें कहने का मतलब यह है कि समस्या मान लो तब आ गई कि जब 2 ग्रुप समान मिल गए तो किसको प्राथमिकता देंगे। तो अब देखेंगे कि 2 ग्रुप समान होने पर देखेंगे तीसरा ग्रुप जिसका सबसे ज़्यादा है, अगर तीसरे का भी ज़्यादा है तो फिर चौथा ग्रुप देखेंगे। ठीक है, चौथे ग्रुप तक तो पता चल ही जाएगा क्योंकि कार्बन की कंडीशन क्या है, कायरल कार्बन है, 4 ग्रुप से ज़्यादा अपने पास रख नहीं सकता। तो इस तरह से पहले दूसरे तीसरे और चौथे का क्रम देखेंगे कि अगर पहले पर देखने पर कोई और वैसा ही समान का है तो दूसरे ग्रुप को देखेंगे, दूसरा भी समान है तो फिर तीसरे ग्रुप को देखेंगे। तो इस तरह से एसिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, ऐसा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो। ठीक है, अब नेक्स्ट समस्या फिर इसका एक रूल है कि यदि एक ही एलिमेंट के 2 या 2 से अधिक आइसोटोप प्रेजेंट हो। अभी तक ये सिंपल बात थी, अब देखेंगे कि आइसोटोप्स मतलब क्या होता है। समस्थानिक अगर उपस्थित हैं तो उस आइसोटोप को प्राथमिकता देंगे जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, सीक्वेंस रूल में आपको 3 तरह के 3 पॉइंट पढ़ा आपने कि कायरल कार्बन में उस कायरल कार्बन से जुड़े विभिन्न प्रकार के ग्रुप में उनको प्राथमिकता देंगे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे अधिक होगा। दूसरे पॉइंट में हमने बताया कि अगर एटॉमिक नंबर 2 ग्रुप का सेम पड़ गए तो हम लोग तीसरे का देखेंगे, अगर तीसरे का भी सेम मिल रहा है किसी तो फिर चौथे का देखेंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट आ गया कि यदि किसी कायरल कार्बन पर आइसोटोप प्रेजेंट हों, एक से अधिक आइसोटोप्स यानी समस्थानिक लगे हों, ठीक है, तो उस पर क्या कैसे डिसाइड करेंगे। तो अभी तक हम लोग पिछले उसमें देख रहे थे कि एटॉमिक नंबर पर देख रहे थे, अब एटॉमिक मास देखेंगे। जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उस पर हम लोग प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि एटॉमिक मास में समस्या, आइसोटोप में समस्या क्या है, क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा। तो अब एटॉमिक नंबर न देख के हम लोग एटॉमिक मास देखेंगे। पहले वाले में हम लोग परमाणु क्रमांक देख रहे हैं, अब हम परमाणु भार को देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, जैसे कि मेरे पास सामने दिख रहा है कि क्लोरीन 2 क्लोरीन मिल गई। एक क्लोरीन पर मैंने 37 लिख रखा है, एक 35, क्योंकि दोनों क्लोरीन के आइसोटोप हैं, ये ओरिजिनल है और ये समस्थानिक से बनाई गई है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि परमाणु क्रमांक किसका, परमाणु भार किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्लोरीन 37 का ज़्यादा है, तो हम लोग ब्रोमीन के बाद, ठीक है,
यहाँ पे ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में हमें प्राथमिकता देखनी है। ठीक, यहाँ पर तो हमें 17 ही दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में तुलना करना कि इधर को घूमे कि इधर को घूमे, तो 37 वाली आइसोटोप्स है, इसका परमाणु भार ज़्यादा, तो इसलिए इधर से घूमते हुए ऐसे चलेंगे, यानी ये भी क्या है, सिनिस्टर है, एस की तरफ है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि सब जगह हाइड्रोजन ही मैंने लगा रखा है, यहाँ पर इतने पर मैं ध्यान बता रहा हूँ आपको, ये आइसोटोप्स की बात है। तो देखिए क्लोरीन तो नंबर 1 पर हो ही जाएगी। अब दो ध्यान देंगे कि देखिए यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, लेकिन यहाँ पर परमाणु जो भार लिखा है यानी एटॉमिक मास लिखा वो अलग अलग लिखा है। तो सबसे ज़्यादा ट्राइटेनियम में लिखा है, फिर ड्यूटेरियम में लिखा और फिर प्रोटियम में लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से क्रम देखेंगे कि अगर आइसोटोप्स है तो आइसोटोप में ये निर्धारित करेंगे कि उसके क्रम में कि कौन परमाणु भार वाला ज़्यादा है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है 2 ही नंबर पे, सेटजेप रूल। व्हाट इज़ सेटजेप रूल? सेटजेप नियम है क्या? देखिए, जब कोई हैलो एल्केन दो भिन्न भिन्न प्रक्रम से डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन द्वारा अलग अलग एल्कीन्स का निर्माण करते हैं, तो जिस एल्कीन में डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के पास एल्किल समूह की संख्या अधिक होती है वह एल्कीन मुख्य उत्पाद होती है, ठीक। देखिए सेटजेप रूल मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ ध्यान से कि हैलो एल्केन होना चाहिए, और हैलो एल्केन को अगर दो अलग अलग, एक ही हैलो एल्केन है और एक ही हैलो एल्केन को हम लोग क्या करें, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन द्वारा अलग अलग एल्कीन्स का निर्माण करें वो, और तो वो एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड दोनों में रहेंगे, लेकिन जिसमें डबल बॉन्ड से जुड़े एल्किल समूह की संख्या ज़्यादा होगी वह हम लोगों को मुख्य उत्पाद होगा। जैसे ये कहा जाए कि कोई घर है, उसके एक फादर एक पिता है, उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो दोनों बच्चे में वो प्राथमिकता किसको दे, तो वो प्राथमिकता उसको देगा जिसके पास सबसे अधिक नॉलेज होगा या जिसके पास समझ ज़्यादा होगी। लेकिन इसका निर्धारण कैसे होगा, तो इसका निर्धारण करने के लिए वो क्या कराएगा, एक परीक्षण कराएगा, एक परीक्षा लेगा उनकी। तो उसी को जैसे मान लो यहाँ पर डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन लिखा है, तो वही समझ यहाँ भी है कि अगर ऐसे कंपाउंड हैं जो हैलो एल्केन तो हैं, लेकिन अगर उनको हम एक ही मतलब 2 अलग अलग प्रक्रम में बनाएं, ठीक है, और दोनों अलग अलग प्रक्रम द्वारा देखें कि किस एल्कीन के पास मेथिल ग्रुप सबसे ज़्यादा है, तो जिसके पास मेथिल यानी एल्किल ग्रुप ज़्यादा है, जिसके एल्किल ग्रुप की संख्या जिसके पास अधिक होगी वही हमारी मुख्य उत्पाद होगा। तो देखिए सेटजेप रूल में कहा गया कि जब कोई हैलो एल्कीन्स दो भिन्न भिन्न प्रक्रम से डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन द्वारा अलग अलग एल्कीन का निर्माण करते हैं, तो जिस एल्केन पर डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन की संख्या के एल्किल समूह की संख्या अधिक होती है वह मुख्य उत्पाद होता है। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने एक एग्जांपल बना रखा है, ठीक है। अब इस देखिए 2-क्लोरोब्यूटेन, ये 2-क्लोरोब्यूटेन है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहली ALC का मतलब एल्कोहली विलयन में जब डालेंगे तो एक के बनाता है ब्यूट 2 जो मुख्य उत्पाद होती है 80% बनती है और ये अधिक प्रतिस्थापित ग्रुप द्वारा बनती है। दूसरा आपका है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड यानी ब्यूट 1 ये आपकी 20% बनती है। कारण क्या है कि इसका एक कम प्रतिस्थापित होती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं ज़रा इसको छोटा करता हूँ और फिर देखिए यहाँ पर जो बात कही गई है कि ये मुख्य उत्पाद है और ये मुख्य उत्पाद नहीं है, गौड़ है या सेकेंडरी है। कारण क्या है कि जब यहाँ पर ब्यूट 1 बना होगा तो ब्यूट एनियन की संभावना क्या है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ भी तो अभी शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ से इस जगह से यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है, तो इसका नाम बदल गया क्योंकि दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड की पोजीशन आ गई, ठीक है। अब इधर आ नहीं सकता क्योंकि इधर आने का मतलब फिर पहला ही नाम हो जाएगा। तो इसकी कंडीशन सिर्फ इतनी है कि एक ही बार क्या करता प्रतिस्थापित हो सकता है, इसलिए ये ज़्यादा स्थायी है क्योंकि अब प्रतिस्थापन की संभावना इसमें खत्म हो गई, ठीक। तो इसलिए ये ज़्यादा स्थापित है और ये कम स्थापित है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। लगातार आप इसको देख कर नोट करते रहिएगा।